वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2020 तैयारी में सामान्य विज्ञान में आज हम डिस्कस करेंगे गति और बल को। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ में इसको शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहले समझेंगे हम मोशन यानी गति की परिभाषा को। मान लीजिए आपके सामने एक मेज, एक टेबल रखी हुई है और वो टेबल क्या है, रेस्ट में है, विराम में है। अगर आप चाहे तो उस टेबल पर हाथ से अपने पुश कर सकते हैं, इसको धकेल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। जब तक आप उसको पुल या पुश नहीं करेंगे वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। जैसे ये ब्लॉक आपके सामने रखा हुआ है, ये डब्बा भी विराम अवस्था में है जब तक हम इस पर कोई भी जो है पुश या पुल नहीं लगा रहे हैं, यानी इसको धक्का नहीं दे रहे हैं या इसको खींच नहीं रहे हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा धक्का लगाएं तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा और लगाएं फिर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर और लगाएं। अगर हम लगातार लगाते रहें तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करता चला जाएगा। तो जब कोई वस्तु लगातार अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति बदलती रहती है तो वो कहलाती है उसकी, वो अवस्था कहलाती है उसकी गति की अवस्था। ये डेफिनेशन हो जाएगी गति की। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का चलना ही यानी द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोशन। सिंपल डेफिनेशन। अब दो डेफिनेशन और दो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड और वेलोसिटी का। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये और समझ लीजिए। डिस्टेंस दूरी होती है, इसका मतलब हिंदी में। तो दूरी का क्या मतलब होता है, देखिए ये कोई गांव है, एक गांव है ए, दूसरा गांव है बी, ठीक है। यहाँ बीच में पहाड़ियाँ हैं मान लीजिए। तो पहाड़ियों से आगे जाते हुए, क्योंकि पहाड़ी इलाका यहाँ से रास्ता नहीं बन पाएगा, तो ये रास्ता ऐसे बनाया हुआ है, दोनों गाँवों को कनेक्ट कर रहा है सड़क, ठीक है। तो ये 25 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, गांव ए और गांव बी की दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। इसको कहेंगे हम डिस्टेंस। कैसे, ये इसकी एक्चुअल लेंथ होगी गांव ए से गांव बी तक पहुंचने के लिए। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई या चली गई वास्तविक लंबाई को ही उसकी दूरी कहा जाता है। तो ये वास्तविक लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। तो इसकी ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो ये जाने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये रास्ता इस तरह से जब यहाँ चल रहा था तो 15 किलोमीटर था, और इस तरह से था जब ये मुड़ा तो ये 10 किलोमीटर था। टोटल मिला के 25 किलोमीटर लंबा ये रास्ता था, ये भी, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने लिए। अब डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। देखिए जब कोई वस्तु, ये गाँव, अभी वही गाँव लिया मैंने, पहले वो गाँव में रास्ता था ये 25 किलोमीटर लंबा, ठीक है। ये थी क्या, ये डिस्टेंस थी उसकी 25 किलोमीटर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पहाड़ी को काट करके, इन पहाड़ियों को काट करके सीधा गांव ए और गांव बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रेट रास्ते से, बिल्कुल सीधे रास्ते से, ठीक है। अब मान लीजिए ये रास्ता जो है कितना है, 10 किलोमीटर लंबा है। तो ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्यों, ये तो हमने एक्चुअल इसका डिस्टेंस था, एक्चुअल डिस्टेंस था, ये एक्चुअल लेंथ थी इसकी रास्ते की। अब ये क्या है, ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट होता है। हिंदी में इसको विस्थापन बोलते हैं। जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभ स्थिति या अपनी प्रारंभ स्थिति से अंतिम बिंदु की दूरी एक सीधी रेखा में तय करती है और एक छोटे से छोटे रास्ते से तय करती है, एक डायरेक्शन के साथ, एक दिशा के साथ, उसे ही बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखेंगे, ठीक है। इन दो पॉइंट्स, इन दो गांवों तक पहुंचने का जो छोटे से छोटा रास्ता होगा, छोटे से छोटी लंबाई, वही कहलाएगी विस्थापन, शॉर्टेस्ट पाथ। और दूरी कितनी थी, लॉन्ग पाथ होता है वो, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है। जैसे इन दो पॉइंट्स के बीचने के लिए पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे थे, पहले यहाँ गए थे फिर यहाँ गए थे, डिस्टेंस थी वो उसकी कितनी, 25 टोटल। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को डायरेक्टली यहाँ से जो है यहाँ पहुँच जाएंगे सीधी स्ट्रेट लाइन में। तो ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट पाथ है ये, छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट। एक दिशा भी है इसमें, ठीक है, दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। इसमें कोई रैंडम डायरेक्शन कभी इधर कभी उधर जा रहा है ना, ऐसे इसमें कभी इधर कभी उधर, तो यहाँ डायरेक्शन फिक्स हो गई है यहाँ, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डेफिनेशंस है। अब देखिए स्पीड क्या होती है, सॉरी स्पीड देखिए क्या होती है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। मतलब ये कोई दो पॉइंट है ए और बी, गांव ए गांव बी है, ठीक है। गांव ए गांव बी की जो डिस्टेंस है कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। 2 मिनट लगते हैं एक गांव ए से गांव बी तक पहुँचने में। तो आपकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, यानी आपकी जो चाल है वो कितनी रही होगी, किस स्पीड से आप चल रहे होंगे। तो किसी दूरी को तय करने में लगा समय चाल कहलाता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम।
तो यहाँ देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हम जितने मिनट में तय करते हैं वही कहलाता है उसका स्पीड। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस और 2 मिनट में तय की। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो कितनी दूरी आप कितने समय में तय करते हैं वो उसकी होती है स्पीड, बस और कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डायरेक्शन ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। तो विद डायरेक्शन, इसमें सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगा साथ में, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सिंपल फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो है क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है इस पर बेस्ड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन एक कॉन्सेप्ट और है। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई आपने एक स्कूटर स्टार्ट किया अपना, उस समय क्या थी उसकी वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, है ना। स्पीड 0 कब होगी, अभी तो चलना शुरू ही नहीं किया उसने। अब आपने क्या किया, जब कोई बॉडी है या कोई स्कूटर है, कोई भी व्हीकल है, उसकी वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड को, तो कहलाएगी कि वो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, है ना। जब बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो हम कहेंगे बॉडी इज इन दी एक्सेलरेशन पोजीशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं त्वरण। तो स्पीड का इंक्रीज होना कहलाता है क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं ना आप। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसकी स्पीड में। फाइनल वेलोसिटी क्या थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ओवर टाइम। ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जो ये क्या है, फाइनल, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखेंगे आप। तो 3 इक्वेशंस होती हैं देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, एक समान त्वरण की, यानी स्पीड लगातार बढ़ रही है बट कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। मतलब 2 किलोमीटर जो है, मान लीजिए हर मिनट में वो 2 किलोमीटर बढ़ जा रही है स्पीड, तो इस तरह से बोलेंगे कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 3 इक्वेशन होती हैं, तीनों इक्वेशन में पूछ सकता है आपको। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर पढ़ी होंगी आपने, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये s यहाँ डिस्टेंस है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t यहाँ टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस अभी बताया था, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, शुरुआती स्पीड जो होती है इनकी। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब जो बात करेंगे हम फोर्स पर। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। देखिए ये कोई बॉक्स है, अगर आप इसको पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो ये आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही इसको खींचते हैं तब भी ये, तो हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या तो पुश करते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। तो दैनिक जीवन में वो बल कैसे शामिल है, देखो हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, यही चीज़ें करते हैं। हम पुश करते हैं, ठीक है, ये तो धकेलते हैं, पुल करते हैं तो खींचते हैं, लिफ्ट करते हैं तो उठाते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, ट्विस्ट करते हैं, मोड़ रहे हैं, ठीक है, प्रेस करते हैं, दबाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं क्या हैं, ये फोर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए गति का पढ़ने का और इनका पढ़ने का जो मेन मकसद है वो न्यूटन के लॉ पढ़ने का मतलब है। तो न्यूटन ने गति को डिफाइन किया है अपने हिसाब से, मोशन को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया था न्यूटन ने, और 3 लॉ दिए थे उसने। तो न्यूटन के गति के कितने नियम थे, आंसर 3। तो पहला नियम डिस्कस कर रहे हैं हम उसी में, गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इनके हिसाब से क्या था सॉरी देखिए अभी हम स्टैटिकली पढ़ रहे हैं अभी इनको, इस चैप्टर को। इसके बाद में हम जो है मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। खाली समय कम है तो सॉरी, तो डेटा बहुत ज़्यादा है, तो वन लाइनर की फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को करेंगे सारे के सारे। स्टैटिक में फिर कभी पढ़ाऊंगा आपको, अब स्टैटिक का वक्त नहीं रहा है। लेकिन इस वीडियो में और एक वीडियो और लेंगे लाइट वाला, उसमें हम स्टैटिक कर लेंगे जैसा अभी कर रहे हैं। देखिए इसका नियम को समझेंगे क्या है। देखिए कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। विराम में होने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, विराम में है, रेस्ट पोजीशन पर है। आप सो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, विराम कर रहे हैं। अगर गति में है कोई वस्तु तो वो गति में ही रहेगी। अगर ये कार है, मान लीजिए चल रही है, ठीक है, चल रही है ये कार, ये गति में है तो गति में ही रहेगी। ये विराम में रखी थी तो विराम में रहेगी, ये गति में है तो गति में रहेगी। क्यों, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए उसकी स्थिति में बदलाव करने के लिए। मतलब ये अभी देखिए यहाँ पर रखी हुई थी वस्तु, ये यहाँ पर ही पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी, जब तक आप इसको पुश ना करेंगे, है ना, या पुल ना करेंगे। तो ये ऐसे की ऐसे ही रखी रहेगी। तो इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक बाह्य बल की ज़रूरत है।
ठीक है, वैसे ही कार चलती रहेगी जब तक आप ब्रेक नहीं मारेंगे, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ब्रेक क्या हो गया, एक बाह्य बल हो गया, एक फोर्स हो गया। तो उसकी जैसी इसकी स्थिति है, ये विराम में है, तो इसकी स्थिति कब चेंज होगी, जब इस पर कोई बाह्य बल लगेगा तभी तो आगे खिसकेगी। ये नहीं बल लगाओगे तो नहीं खिसकेगी, यहीं पड़ी रहेगी। ऐसे ही ये चल रही है, अभी मोशन में है, गति में है, जब तक इस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे ये नहीं रुकेगी, है ना। तो यही है पहला नियम गति का। बहुत सिंपल है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव ना किया जाए। तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो चलती हुई वस्तु को तभी रोक पाएंगे या फिर रुकी हुई वस्तु को तभी चला पाएंगे हम, जब कोई हम बाह्य बल उस पर अप्लाई करेंगे। चलिए, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सवाल इस पर जो बनते हैं वो सुनो। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। ऐसा क्यों हो रहा था, ये हमें जानना जरूरी है। कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। तो ये जो क्वालिटी होती है किसी भी बॉडी की, इसको बोलते हैं, इस क्वालिटी को बोलते हैं हम इनर्शिया, जड़त्व। ये जड़त्व के कारण ही पड़ी रहना पसंद करेगी। ठीक है, इनर्शिया की वजह से ही। क्यों, देखिए, विराम में ये पड़ी हुई है तो इसमें ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे आप तो ये बाद में चेंज होगी। ठीक, तो ये अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ विराम में है। अगर ये चल रही है तो ये गाड़ी चलती हुई इनर्शिया की वजह से चल रही है। ठीक है, ये अपनी स्टेट में जो है बदलाव नहीं चाहती है। ठीक, तो ये इनर्शिया होता है। तो जो भारी वस्तुएं होती हैं, जो हैवी वेट्स होते हैं, उनका जड़त्व इनर्शिया ज़्यादा होता है। मान लीजिए बहुत हैवी वेट यहाँ रखा हुआ है तो इसको हिला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, इसमें इनर्शिया ज़्यादा है। हल्की वस्तु का इनर्शिया जड़त्व बहुत कम होता है। ठीक, इस तरह से याद रखेंगे। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन बनेंगे इस पे क्या बनेंगे, तो गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बल और फोर्स की परिभाषा को हम, जो बल और फोर्स की परिभाषा हमें गति के कौन से नियम से मिलती है, प्रथम नियम से। कैसे पता लगा हमें, परिभाषा कैसे पता लगा। ये बल, ये क्या है, ये कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक रहेगी जब तक से कोई बाह्य बल, तो बल की बात आ गई ना यहाँ पर। तो बल की परिभाषा इसी से मिल जाती है हमें। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इट सेज दैट अ फोर्स इज समथिंग दैट चेंजेस और टेंड्स टू a force is something that changes or tends to change the state of rest or of uniform motion। तो बल क्या है, तो वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। तो ये डेफिनेशन अभी कहाँ से मिली, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड नियम देखो, वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, किसी वस्तु पर जो आरोपित बल था, ये जो वस्तु थी इस पर जो आरोपित बल हम लगा रहे हैं इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, उस वस्तु का द्रव्यमान, इसका कुछ वजन होगा, मास, द्रव्यमान वस्तु में बल की दिशा में जो उत्पन्न त्वरण होगा उसके गुणनफल के बराबर। अब बात आ गई त्वरण की यहाँ पर। तो ये पूरा सेकंड लॉ ऑफ इसका क्या है, सेकंड लॉ है इसका, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये चीज मैंने बता दी, एक्सेलरेशन क्या होता है, जब बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, बढ़ रही होती है, तो कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेशन में है। ठीक है, वही चीज लिए, यही इसलिए जरूरी बताना था ये एक्सेलरेशन को। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, किस किस के बीच में रिलेशन देता है सेकंड लॉ, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है इस तरह से याद रखेंगे इसको, क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी लास्ट में। नेक्स्ट है, whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर गला खराब है, सॉरी, तो दूसरी वस्तु पर भी तो दूसरी वस्तु भी जो है पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो ये कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का ये जो है नियम होता है, जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है मोशन का। अब ये एक वॉल है, वॉल पर जब आप एक घूसा मारेंगे, ठीक है, तो वो घूसा इस वॉल में लगेगा। ठीक,
तो वॉल भी आपके हाथ पर, आपके मुक्के पर जो है, पंच पर आपको जो है फोर्स लगाएगी अपनी तरफ से एक, तभी तो आपके जो हाथ है वो टूट भी सकता है वरना अगर आपके हाथ में जो बल ज़्यादा होता, फोर्स ज़्यादा होता, तो दीवार को जो है तोड़कर निकल गया होता है ना। दोनों तरफ से बराबर बल लगे हैं तभी वो दीवार नहीं टूट पाई है और आपका हाथ ही टूटेगा उल्टा। तो ये होता है कि रिएक्शन है, एक्शन आपने किया तो रिएक्शन भी उसका रहेगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। चलिए, अब एक चीज़ होती है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन है सिंपल, ये क्वेश्चन बन जाता है इस पर। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसका जो मात्रक है वो याद रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंटम उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के, ठीक। तो जितनी भी मूविंग बॉडी होती हैं, जो भी मूव कर रही होती है, सब में क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। जहाँ स्पीड जीरो होगी तो संवेग भी जीरो, यानी रुकी हुई वस्तु में क्या होता है, मोमेंटम जीरो होता है। चलती हुई वस्तु में स्पीड तो होगी ही, जब स्पीड होगी तो क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। चलिए अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। देखिए, बल का जो मात्रक है, वो बल का मात्रक क्या होता है, बल को मात्रक आपको पता है, न्यूटन होता है, न्यूटन, ठीक है। क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है, इसका रीज़न है उसके हाथ में जो है आघात कम हो, है ना, ए ऑप्शन। तो बल, बल क्या होता है, बल द्रव्यमान त्वरण में क्या संबंध है, अभी देखा था हमने, ये क्या था, ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या था, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, देखिए वस्तु की गति त्वरित होने का क्या मतलब है, मतलब बढ़ रही है। जब किसी वस्तु की गति, स्पीड जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन में होती है, तब क्या होता है, उसकी चाल जो है स्पीड में सदैव वृद्धि होती है। दूसरा, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है और वो सदैव पृथ्वी की ओर गति करती है या उस पर कोई बल कार्य करता है, ठीक है। देखिए, तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता रहेगा, जब वो चलती रहेगी ना, स्पीड बढ़ती रहेगी तो एक फोर्स उस पर काम करता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो त्वरित गति होने पर वेग बढ़ सकता है और घट भी सकता है, परंतु बल दोनों कंडीशंस में ही रहेगा, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, स्पीड बढ़ने को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घटती है, घटाते हैं तो बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक। तो वही है, ऋणात्मक होता है। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम से हमें वस्तु का क्या पता लगेगा। अगर आपको क्या पता है, देखिए, अगर आपको बल का परिमाण होगा क्या, एफ, और वस्तु का द्रव्यमान एम पता है, तो आपको दूसरा एक फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है। इस ए को यहीं रहने दीजिए और इस एम को इधर ले आइए, ये डिवाइड में चला जाएगा इसके। तो आप क्या निकाल सकते हैं, इससे त्वरण पता कर सकते हैं। जब ये दोनों आपको पता हो तो त्वरण ही निकाल सकते हैं ना, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा बल पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है, 5 न्यूटन बल पूरब की ओर, 5 न्यूटन बल उत्तर की ओर। देखिए, इन सब में चारों में डिफरेंसेस क्या हैं, चारों में डिफरेंसेस, बल क्या है, सदिश है, ये राशि जो है सदिश है, मतलब एक दिशा में लगता है फोर्स, बताएंगे आप कि फोर्स आपको किस दिशा में लगाना है, ठीक है। तो 5 न्यूटन का बल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है, बाकी तीनों में जो है डायरेक्शंस के साथ दिया हुआ है फोर्स, तो ये क्या है, ये सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है, बल को। अगला है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर क्या संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, देखिए ये होती है P इक्वल टू एम वी। अभी देखा है किस पर निर्भर करती है, ये इसकी वेलोसिटी पर, तो बी ऑप्शन, वेग पर। किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो तो वो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, इस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण होता है वो क्या होता है, उसी द्वितीयक नियम को जो है इस तरह से पूछा है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है, ठीक है, ये बाह्य बल लग रहा है, उस बल की जो दिशा है वो बल की दिशा में त्वरित भी हो जाती है। एफ लगने पर इसमें एक्सेलरेशन आ गया, स्पीड आ गई, तो उसमें जो त्वरण होगा, तो उसमें त्वरण जो होता है बल के क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। अगर डायरेक्टली आप इनको भूल जाएं तो ये डायरेक्टली जो इक्वालिटी सी होती है तो उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती। बाकी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में।